Good morning. Today our topic for discussion is Election Laws Amendment Bill 2021. Election Laws Amendment Bill 2021. जो चुनाव के अंदर सुधार करने की प्रक्रिया है उसके तहत संसद के दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, दोनों ने इस बिल को पास कर दिया जिसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिल के कौन कौन से पहलू हैं और ये बिल कौन कौन से पुराने इलेक्टोरल लॉज को अमेंड करना चाहता है। जो इस बिल का लक्ष्य है, एम रखा गया है, वो ये है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको क्लीन किया जाए। यानी वैसे वोटर्स जो डुबियस हैं, जो बोगस हैं, जो एक व्यक्ति कई आइडेंटिटी से अपने वोटर कार्ड बनवा लेता है और इससे बोगस वोटिंग होती है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो इलेक्शन प्रोसेस है, यानी जो इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, उसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करना है। इसी चीज़ के लिए ये संसद ने इस बिल को पास किया है जिसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। तो इस अमेंडमेंट के तहत जो दो पुराने कानून हैं उनमें संशोधन किए जाएंगे। उसमें पहला कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 and same representation of people's act 1951। 1950 और 51 रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसमें संशोधन किए जाएंगे। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 1950 में क्या आता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर क्या आता है। तो जो आरपीए 1951 है, 1950 है, इसको हम आरपीए 1950 कह सकते हैं। तो ब्रॉडली इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं। सो allocation of seats and delimitation of constituencies, allocation of seats and delimitation of constituencies. Then another point is qualification of voters and preparation of electoral rolls. Qualification of voters and electoral rolls and the that's it. So these all areas are covered under representation of people act 1950। इसमें बदलाव किए जाएंगे, राइट। आपको पता है इसमें जो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स है और इलेक्टोरल रोल दोनों के तहत दोनों में बदलाव किए जाएंगे, इसलिए 1950 के अंदर बदलाव होगा। दूसरा है आरपीए 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसमें जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। दिस प्रोवाइड्स कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड ऑफेंसेस एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, राइट। सो इट इज़ अबाउट conduct of elections. Then it also includes matters, offences and matters include and disputes related to elections. So these are the broad description of
RPA 1950 एंड 51। सो पहला जो इसके अंदर बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको मालूम है कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो हमारी नागरिकता की पहचान है और इसी बेसिस पर हम वोट देने जाते हैं। लेकिन जो आधार कार्ड है वो हमारा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, और क्या है, ये यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी एक व्यक्ति के एक ही आधार कार्ड होंगे क्योंकि ये बायोमेट्रिक से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि बोगस वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से निकालने के लिए इसको आधार से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जो लोग जेन्युइन हैं, जिनका आधार के साथ कनेक्शन है, यानी जिनके वोटर आईडी आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड होंगे, इसका मतलब क्या है कि वो लोग जेन्युइन वोटर हैं, क्योंकि दो आधार कार्ड नहीं हो सकते टेक्निकली। इसी वजह से क्या है, वो जेन्युइन वोटर ही वोटिंग कर पाएंगे। ये सरकार का लक्ष्य है इस बिल के थ्रू, है ना। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि वैसे नए वोटर्स, अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर प्रावधान है वो है इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन। यानी पहले हर साल 1 जनवरी को इलेक्टोरल रोल के लिए जो डेट फिक्स की गई है कि जैसे 18 साल की उम्र के बाद ही आप वोट डाल सकते हैं। सो निर्वाचन के लिए, यानी जब आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी वो 1 जनवरी है। यानी जिस साल 1 जनवरी के बाद आपका 18 साल पूरा हो जा रहा है, उस साल आप अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। तो पहले सिर्फ क्या है, एक ही डेट थी 1 जनवरी, अब इसको 4 साल के अंदर 4 ऐसे रिवाइज वोटर लिस्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जून एंड 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। सो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर का जो पहली तारीख है, वहाँ पर आप क्या है, अपने इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करा सकते हैं, आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। पहले जो नए वोटर्स थे उनको पूरे 1 साल इंतज़ार करना पड़ता था जब वो 18 साल के होते थे, लेकिन अब उन्हें पूरे 1 साल इंतज़ार नहीं करने हैं। साल के अंदर 4 बार उनको ऑप्शन होगा जब वो अपने नाम को रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा जो अमेंडमेंट है वो RPA 1951 में है, जिसके तहत ये कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए स्पेस या प्रमाइसेस को लिया जा सकता है किराए पर, या गवर्नमेंट थोड़े समय के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर सकती है। तो उसके स्कोप को बढ़ाया गया है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को रखने का इंतज़ाम हो सकता है। उसके लिए रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है, लोगों से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आप अपने स्पेस प्रोवाइड करें। काउंटिंग के लिए स्पेस मांगा जा सकता है, जहाँ पे कि वोटर मशीन होगी, वोटिंग मशीन होगी, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको स्टोर करने की, रखने की जगह भी रिक्वेस्ट की जा सकती हैं। एक और जो इसके अंदर सुधार है वो भी RPA 1950 के तहत है। इसमें कहा गया है कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। यानी कि 1950 RPA 1950 के तहत ऐसा प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में कार्यरत है या किसी अन्य वजह से अपने मतदान क्षेत्र के अलावा कहीं और पोस्टेड है, या सपोज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में है और इंडिया से बाहर पोस्टेड है, तो वैसे व्यक्ति को अपना पोस्टल बैलेट डालने का अधिकार था। उसी प्रकार से जो उनकी पत्नी होती हैं उनको भी इसी कैटेगरी में गिना जाता है। मान लिया जाता है कि वो उनके साथ ही रह रही होंगी और उनको भी जो वोट डालने का अधिकार है वो जहाँ पे उनके हस्बैंड पोस्टेड है वहाँ से
ही वो वोट कर सकती हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू। यहाँ पे एक बदलाव जो किया गया है, वाइफ को रिप्लेस कर दिया गया है स्पाउस से, और ये कहा गया है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। कहने का मतलब है कि जो शब्द है वो वाइफ है, वाइफ को रिप्लेस करके स्पाउस किया गया है। अब हमें ये समझना है कि वाइफ और स्पाउस में फ़र्क क्या है। स्पाउस कैन बी एनीवन, हस्बैंड को भी स्पाउस कहा जा सकता है और वाइफ को भी स्पाउस कहा जा सकता है, इसीलिए इसमें कोई जेंडर टैग नहीं है। जबकि हस्बैंड कहने से या वाइफ कहने से सिर्फ एक ही जेंडर का पता चलता है कि या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। स्पाउस शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा बिल में कहा गया है। सो बिल का लक्ष्य आपको पता है, ये इलेक्टोरल सिस्टम को क्लीन करने के लिए है, जहाँ पे कि बोगस वोटर्स को रिमूव करने की बात कही गई है, ताकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो और क्लीन हो जाए। लेकिन कई सारे लोगों ने इस पर ये अंदेशा जताया है कि ये कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिवली प्रभाव डालेगा, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में जो जजमेंट दिया था राइट टू प्राइवेसी, वो इससे कहीं ना कहीं जो इंट्रूजन होगा राइट टू प्राइवेसी में। तो जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि पुट्टास्वामी जजमेंट में ये कहा गया था, ये भी कहा गया था इनफैक्ट, कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और उसके लिए कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द प्राइवेसी कैन बी इंट्रूडेड और स्टेट कैन एंटर इनटू द प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन। तो उसमें जो 3 आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया है वो है, पहला है लेजिटिमेट एम, यानी जो लक्ष्य है किस वजह से किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जो पहला क्राइटेरिया है वो है लेजिटिमेट एम। दूसरा है देयर मस्ट बी अ लॉ, यानी लीगैलिटी होनी चाहिए। और तीसरा है प्रोपोर्शनैलिटी, यानी यहाँ पे जो एम है वो स्पष्ट है कि इलेक्टोरल सिस्टम को क्लीन करना है, और ये एक लीगल एम है। तो ये चीज़ सेटिस्फाई होती है कि जो कानून है अगर इससे प्राइवेसी वायलेट भी होता है तो ये एक लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है लीगैलिटी। सो पार्लियामेंट जो कि एक कानून लेकर आ रही है, तो ये क्या है, एक लीगल प्रोसेस है। सो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि जो इफ़ेक्ट है वो अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इस बात का अभी तक क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है, बहुत से लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो आधार कार्ड है वो इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने या रिटर्निंग ऑफिसर के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी प्राइवेसी वायलेट होगी, तो अगर उसके कारण को सफिशिएंट नहीं समझा गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, तो वैसे में हो सकता है कि उनका जो राइट टू वोट है, जो कि अगेन एक लीगल राइट है, वो वायलेट हो जाएगा। और इसका जो इम्प्लीकेशन है वो वाइडर इम्प्लीकेशन है, और वो इम्प्लीकेशन ये है कि बहुत सारे लोग क्या है इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सरकार है, सरकार ने इस पर ये कहा है कि सरकार ये जो डेटाबेस होगा इलेक्शन कमीशन का, वो इलेक्शन कमीशन के डोमेन में ही होगा और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए राइट टू प्राइवेसी का जो इंट्रूजन का सवाल है वो नहीं होगा, और बाकी जो शर्तें हैं वो ये कानून पूरा करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021।
The bill has been passed by both the houses. Now it will be sent to the President of India for his assent. Thank you.